Good morning. So today our lecture is on a design of concrete structures. So अगर इसके नाम से हम शुरुआत करते हैं डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, तो सिंगल क्वेश्चन लेके चलते हैं कि कंक्रीट, व्हाट इज कंक्रीट? So basically the concrete is a mixture of the cement, sand and gravels with water, जो with the time वो हार्ड हो जाता है मटेरियल और जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, दैट इज सिंपली नोन एज अ कंक्रीट। या सेकंड इसको बोल सकते हैं कि सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट्स एंड वाटर, इन जो इनका मिक्सचर है, सो दैट इज नोन एज द कंक्रीट। अब रीइंफोर्स कंक्रीट क्या हो गया? अब बेसिकली जो कंक्रीट है वो हमारा ब्रिटल मटेरियल है एंड जो स्टील है वो हमारा डक्टाइल मटेरियल है। सो दोनों को जब एक साथ में यूज किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन, सो दैट इज नोन एज अ रीइंफोर्स कंक्रीट। अब जो कंक्रीट के तीन प्रपोर्शंस हैं हमारे, सो फर्स्ट प्रपोर्शन है हमारा सैंड, सीमेंट एंड ग्रेवल्स। ये जो हमारा तीनों के प्रोपोर्शंस है, अब ये भी हो सकता है कि अब है कि इनको हम कैसे मिलाएंगे। हम इन तीनों को एक साथ में सेम क्वांटिटी में भी मिला सकते हैं और इट माइट बी पॉसिबल कि सेम क्वांटिटी में ना भी हो। सो बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शंस ऑफ दीज, हम फर्दर इसको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। सो लेट अस सपोज, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को कंक्रीट बनाना है जिसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, किस चीज की? ये कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, 150 बाय 150 mm बाय 150 mm का एक कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं और उस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर हम कंप्रेसिव लोड लगाते जाते हैं अप टू द लेवल जब तक कि वो फेलियर नहीं हो जाता। और उस फेलियर, जिस लोड पे वो फेल हो जाएगा, दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंक्रीट ब्लॉक। सो मैं एक ऐसा सीमेंट बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा कंक्रीट ब्लॉक बनाना चाहता हूँ जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो। सो मेरे पास सिर्फ ये तीन चीजें हैं, ये तीन मेरे कंपोजिट मटेरियल, मतलब तीन मटेरियल्स हैं जिनके बेस के ऊपर मैं उनको मिक्स इस हिसाब से करूंगा, इसकी क्वांटिटी वेरिएट करूंगा। सो लेट अस सपोज, अब मैं अगर M20 बनाना चाहता हूँ, अगर मैं एक ऐसा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बनाना चाहता हूँ जिसका मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा, तो मैं क्या करूंगा, कुछ मटेरियल का रेशियो में अगर देखता हूँ तो इसको मैं 1 लूंगा, इसको मैं 1.5 लूंगा और ग्रेवल्स को मैं कितना दूंगा, 3। तो जब इस मिक्सचर को मैं मिलाऊंगा तो जो मेरा कंक्रीट बनेगा, उसकी जो कंक्रीट ब्लॉक बनेगा, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज्यादा होगी। जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है बेसिकली वो IS 456, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का हमारा बेसिक कोड है, IS 456 इन सब में मेंशन्ड है। अब जो कंक्रीट है ये तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सो पहली तो जो इसकी कैटेगरी है वो है ऑर्डिनरी कंक्रीट। सेकंड इज अ स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड थर्ड है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट।
ऑर्डिनरी कंक्रीट में हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा, जो हम मतलब जो कंक्रीट ब्लॉक की या जिस मतलब कंक्रीट की हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर पे वेरिएट करेगी। सो जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 to 20 MPa वेरिएट कर रही है, सो दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द ऑर्डिनरी कंक्रीट। अब स्टैंडर्ड कंक्रीट में जिसकी जो हमारे बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 से लेके 55 MPa तक वेरिएट करेगी, सो दैट इज नोन एज अ स्टैंडर्ड कंक्रीट। एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में जो हमारे कंक्रीट की जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 60 to 80 या 80 से भी अबव, बेसिकली अगर मैं कहूँ सो ग्रेटर देन 60 MPa से वेरिएट करती है, दैट इज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब हमने ये बात की है कि कंक्रीट के जो ग्रेड्स हैं, अब इस ग्रेड को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इस ग्रेड को हम डिफाइन करते हैं, लेट अस सपोज मैं एक ऐसा बताना चाहता हूं कि मेरा जी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो वो कंक्रीट क्यूब बनाऊं 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm का, और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो। सो उसको मैं कैसे लिखूंगा? एज पर IS 456 M20। बेसिकली M इज अ मिक्स एंड 20 इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब जो हमने ये बोला है कि M इज अ मिक्स एंड 20 इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है क्या? अगर बेसिकली इसकी मैं डेफिनेशन बोलूं, सो इट इज अ वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ। ये जिसे हम कहते हैं एक बुकिश लैंग्वेज है। इट इज अ वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ below which not more than 5% of the test results are expected to fall। सो ये एक जिसे हम कहते हैं कोड की लैंग्वेज है, पर अगर हम इसको आसान शब्दों में समझते हैं तो बेसिकली मैंने मान लीजिए 100 क्यूब कास्ट किए, और 100 क्यूब कास्ट करने के बाद सबकी कुछ स्ट्रेंथ आ रही थी। लेट अस सपोज जो मेरे पहले आ रही थी जिसकी स्ट्रेंथ पहला मैंने टेस्ट किया उसकी आई जी 17.3, सेकंड किया फिर उसकी आई 22.8, फिर मैंने कोई और किया फिर वो आई 30.2, फिर कुछ और आया जिसकी आई 31, फिर लेट अस सपोज नेक्स्ट किया जिसकी आई 32, फिर नेक्स्ट की फिर 32 आ गई, फिर नेक्स्ट की 33 आ गई, फोर्थ की फिर 32 चली गई, एंड ये चलता गया। और जो मेरा 100th मेरा सैंपल था उसकी आई 42.7। अब इन सब में क्या हो रहा है कि मेरे 100 में से सिर्फ मेरे 3 सैंपल्स ऐसे हैं, बेसिकली 3 भी नहीं मैं कहूँगा, मेरे 2 ही ऐसे सैंपल्स हैं जिनका मेरा जो रिजल्ट है वो जिसका जो मेरा रिजल्ट है वो 30 MPa से कम आ रहा है, क्योंकि इसके बाद तो मेरा सारा 30 MPa के ऊपर जाना शुरू हो गया ना। सो मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये मेरा जो कंक्रीट है, जो मेरा ये कंक्रीट मैंने कास्ट किया था, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो M30 का ग्रेड। अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम ये एक सेट ऑफ डेटा है हमारे पास। अब ये हमने देख लिया कि इसके जो 5% ऑफ द रिजल्ट्स हैं, मतलब जैसे हम कहेंगे 95% जो हम सैंपल कास्ट किए हैं तो 95% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि जो हम स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिजल्ट आए, तब हम वो चीज़ कहेंगे कि हाँ हमारा जो कंक्रीट है उसकी वो स्ट्रेंथ हमने अचीव कर ली। अब सेट ऑफ जो डेटा होता है, जो डिफरेंट टेस्ट रिजल्ट होते हैं, अब इनमें क्या होगा, एक चीज़ शायद आपने सुनी हो कि एक वैल्यू होती है मीन वैल्यू, एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, एक होता है हम जिसे हम कहेंगे कर्व। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं ग्राफ बनाऊँगा किस किस के बीच में। इसमें तो मेरी आ जाएगी स्ट्रेंथ,
इस साइड में जो मेरा आएगा वो आएगा फ्रीक्वेंसी। मैंने सेट ऑफ डेटा लगाया और इसकी मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाई। सो दिस फॉर्म लाइक अ बेल शेप। सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। सो अगर मैं यहां पे बनाता हूं तो ये मेरा 5% का आ गया। तो इसके मीन से जो मेरा डिफरेंस आएगा ये होगा मेरा 1.64 times of standard deviation of the set of results. So basically 1.64 into standard deviation, जो मेरा ये रिजल्ट आएगा। जो इतना डिफरेंस है। सो इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब ये है कि जो मेरा एफ मीन है, अब ये मैं कह रहा हूं ना कि बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स में फॉल। सो दिस इज अ लाइन ऑफ द FCK. So this will be FCK plus 1.64 times of the standard deviation। या इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ, सो FCK इज इक्वल टू F mean minus 1.64 times of standard deviation। सो ये एक चीज हमारी यहाँ पे आ जाती है। अब ये क्वेश्चन जो नॉर्मली क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आता है कि लेट अस सपोज हम सी कॉस्ट की तरफ पे हम कुछ स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं जो सी के पास में है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जैसे हम कहते हैं कि सॉल्ट्स हैं, सब कुछ है। सो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए? सो एज पर कोड IS 456, kindly note that as per clause 8.2.8 ये मेंशन किया गया है कि हमें M30 जो है वो यूज करना है ऑन अ सी कोस्ट। जनरली हम उसको M20 यूज करेंगे तो भी ओके है। सो मैं ये मानता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद ये है कि हम जो मीन स्ट्रेंथ है, हमारा मीन स्ट्रेंथ का फायदा कहाँ पे? सो अब एक चीज आ जाती है जैसे हम कहते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ। सो FM that is known as a target mean strength, the FM should be equal to FCK plus 1.64 times of the standard deviation। तो अब है क्या कि जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशंस है, अब कोड ने उसको सब चीजों के लिए अलग अलग मेंशन कर रखा है। अब जो इसने मेंशन किया है वो उसने ये मेंशन किया कि अगर तो है हमारा M10, इस टाइम पे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो होना चाहिए 3.5। M20 से लेके 25, इसमें हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 4। और जो हमारा M30 से ग्रेटर है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो हम स्टैंडर्ड डिविएशन अलाउ कर सकते हैं वो है 5। जैसे इसकी एक एग्जांपल हम करते हैं, लेट अस सपोज मेरे को एक कंक्रीट बनाना है जिसकी जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ हो, बेसिकली जो FCK हो, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो, वो हो 30 MPa। तो अब मेरा
क्या है वो जो मेंशन किया था, जो FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.64 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन। सो मेरे को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, 30 प्लस 1.64 टाइम्स। अब एज पर कोड जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन M30 या M30 से अबव के लिए है वो है 5 MPa। सो अब इनको अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 38.2। सो इसका मतलब ये आएगा कि अगर मेरे कुछ सैंपल्स हैं जिनका जो मीन है वो 38.2 आ रहा है, सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मेरा 95% ऑफ द जो रिजल्ट्स हैं वो मेरे M30 से ग्रेटर ही हैं। बेसिकली वो 30 MPa से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर ही है। अब ये तो नहीं है कि साइट के ऊपर हम मान के चलिए अभी 100 ऑफ द 100 कास्ट करते रहेंगे। सो एज पर साइट जो नॉर्मल हमारा चलता है उसका ये है कि सो एवरेज ऑफ द 3 स्पेसिमेंस हमें लेना है। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कितने, बेसिकली अगर हम कहें कि तो कितने सैंपल्स हमें रिक्वायर्ड है ताकि हम अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर सके, तो 3 स्पेसिमेंस हैं। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, द इंडिविजुअल वेरिएशन वो 15% ऑफ द एवरेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज एक आप ध्यान में रखिए एंड काइंडली नोट दिस। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा इसका फर्दर है वो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो बेसिकली द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? अब ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। पहला है हमारा स्ट्रेस और दूसरा है हमारा स्ट्रेन। सो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, basically the stress is known as the ratio of the applied load upon the area of cross section, and the area of the cross section that is known as a stress। एंड स्ट्रेन क्या है हमारा, स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो एज पर हुक्स लॉ उन्होंने मेंशन किया है कि द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। सो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक फैक्टर आएगा, लेट अस सपोज दैट इज अ k into strain। So this factor is equal to stress upon strain। तो जो ये फैक्टर है हमारा, दिस फैक्टर इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब कंक्रीट में जो ये है ये हमारा FCK के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब एज पर कोड, एज पर IS 456 हम किसी भी कंक्रीट जैसे हमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मालूम हो, सो उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा। सो एज पर कोड इट इज 5000 रूट ऑफ FCK। सो लेट अस सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे को M25 का देखना है कितना है, तो M25 का कितना आ जाएगा, 5000 into square root of 25, that is 5। so result कितना आ गया, 25,000 MPa। so that is the Young's modulus of elasticity of the concrete। अब ये फर्दर 3 टाइप के होते हैं हमारे।
जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है ये फर्दर 3 तरीके के हैं। पहला है हमारा इनिशियल टेंजेंट मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं कंक्रीट की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाता हूं तो ये है एक्चुअल, अगर एक्चुअल केस में देखता हूं तो ये क्या होगा, सबसे पहले रिजल्ट जाएगा और ये फेल हो जाएगा। पर एज पर IS 456 उन्होंने जो बना रखी है वो ये है। अब जहां से ये लीनियर होना शुरू होता है सो ये है हमारा जो पॉइंट होगा, ये है होगा 0.002 ऑफ स्ट्रेन, मतलब यहां से ये लीनियर होना शुरू हो जाता है और ये हमारा है 0.0035। अब ये फर्दर 3 तरीके के हैं जो यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है हमारे। पहला है इनिशियल टेंजेंट, सेकंड है हमारा टेंजेंट मॉडुलस, थर्ड है हमारा सीकेंट मॉडुलस। सो इनिशियल टेंजेंट बेसिकली इनिशियल, ये हमें इसके वर्ड से ही समझ आ रहा है। इनिशियल टेंजेंट मतलब यहाँ पे जो हमारा इसका स्लोप होगा, सो दैट इज नोन एज अ इनिशियल टेंजेंट, क्योंकि ये स्ट्रेस है हमारा, ये हमारा स्ट्रेन है। सो इसका जो स्लोप होगा सो वो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। अब इसका स्लोप हमारा कितना हो जाएगा, बेसिकली अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना हो सो tan थीटा, सो tan ऑफ दैट एंगल इज नोन एज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट दैट पॉइंट। अब जो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो ये वाला पॉइंट है हमारा, जिसे हम कहते हैं EIT। क्योंकि इनिशियली ये हमारा इनिशियल टेंजेंट जहाँ पे हमने मतलब पॉइंट शुरू हुआ है वहां से हमने टेंजेंट लाइन बनाई और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको निकाल दिया। सेकंड है टेंजेंट मॉडुलस। सो टेंजेंट मॉडुलस जो है हमारा वो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब टेंजेंट कहाँ पे आएगा, जहां पे हमारा कर्व शुरू हो रहा है। सो दिस इज द पॉइंट जहां पे हम टेंजेंट लेंगे, सो यहाँ पे हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये हमारा पॉइंट आ गया। सो दिस इज नोन एज अ टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब सेकंड लास्ट वाला जो है वो है हमारा सीकेंट मॉडुलस। जो सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन द कर्व, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन द कर्व टू द ऑनगोइंग इन इलास्टिक कर्व। सो बेसिकली अगर मैं कहूं तो यहां से मैंने एक लाइन बनाई, जो स्ट्रेट लाइन मैंने बिल्कुल ड्रॉ की, इसकी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की, इसकी स्लोप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। सो यहाँ पे जो पॉइंट है सो दिस इज नोन एज अ सीकेंट मॉडुलस। सो ये 3 मेजर पॉइंट हैं इसके, इनिशियल टेंजेंट, टेंजेंट मॉडुलस एंड द सीकेंट मॉडुलस। अब जो कोड ने ये दे रखा है EC is equal to 5000 root FCK, so this is a initial tangent, this is a initial tangent point, that is not a tangent modulus and that is not a secant modulus। अब एक चीज होती है कि जो हमारा यहाँ पे जो इन्होंने इनिशियल टेंजेंट दिया है ये इनिशियली है, बेसिकली हम ये कहें तो ये शॉर्ट टर्म है। आपने ये चीज नोट की होगी कि लेट अस सपोज, जिसे हम कहते हैं, एक जस्ट एग्जांपल है, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि अब मान लीजिए लेंथ तो उसकी वही है, पर टाइम के बाद वो क्या होता है कि उसमें कुछ डिफ्लेक्शन अपने आप ही आ जाती है ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट।
या जैसे हम कहें कि लेट अस सपोज मेरा एक कोई मेंबर है, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ये मेरा एक मेंबर है कंक्रीट का, और इसके ऊपर एक सस्टेन्ड लोड है जो हमेशा रहेगा, जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट तो हमेशा ही रहेगा। अब जो सेल्फ वेट हमेशा रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें अपने आप ही कुछ हम कहते हैं स्ट्रक्चर में चेंज होगा। बेसिकली जो डिफ्लेक्शन होता है किसी भी चीज में, मान लीजिए ये मेरा एक बीम है और ये मेरा डिफ्लेक्ट कर गया, सो दिस डिफ्लेक्शन इज डेल्टा। अब ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ेंगे कि अगर इसके लेंथ है L, सो W, सो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, WL³ अपॉन 3EI। सो बेसिकली जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो 4 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वेट के ऊपर, लेंथ के ऊपर, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर, एंड आई दैट इज नोन एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। अब वेट तो मेरा सस्टेन्ड है, वेट तो मेरा चेंज नहीं हो रहा है, ये फैक्टर कट कर देता हूँ मैं। लेंथ भी मेरी उतनी है, लेंथ भी मैं चेंज थोड़ी ना कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, वो भी उतनी है, छोड़ देता हूँ। 3 इज अ कांस्टेंट फैक्टर दैट इज ऑल्सो कैन बी रिमूव्ड। फिर आ गया मेरा ई एंड आई। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेक्शन का, मैं अगर कहूँ भी आज मेरा कुछ सेक्शन, मैंने एक बीम बनाया है 300/600 का या 300/300 का, अब इसका कुछ मोमेंट ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा BD³ अपॉन 12। उसके बाद भी उसका, अगर मैं आज से 10 साल बाद भी चेक करूं तब भी तो उसका मॉडुलस ऑफ, जैसे हम कहें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो उतना ही रहेगा। सो द ओनली फैक्टर दैट इज चेंजिंग, दैट इज नोन एज अ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो जो ये दिया है हमारा, ये शॉर्ट टर्म है। सो ये क्या है हमारा, शॉर्ट टर्म है। अब चलो, अगर ये शॉर्ट टर्म है तो लॉन्ग टर्म कितना हो जाएगा हमारा, लॉन्ग टर्म बेसिकली हो जाएगा वो इससे कम होगा। सो लॉन्ग टर्म हमारा हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन 1 प्लस सम फैक्टर। ये जो फैक्टर है हमारा, दैट इज नोन एज अ क्रीप कोफिशिएंट। ये हमारा क्रीप है, बेसिकली जो डिफ्लेक्शन ड्यू टू सस्टेन्ड लोड आती है उसे हम कहते हैं क्रीप। जैसे हम कहते हैं कि क्रीप डिफ्लेक्शन है, या क्रीप डिफ्लेक्शन है, या क्रीप इम्पैक्ट है उसका। अब क्रीप कोफिशिएंट कैसे निकलता है, बेसिकली क्रीप कोफिशिएंट जो हमारा आता है वो निकलता है क्रीप स्ट्रेन, क्रीप का स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। किसी भी मटेरियल के ऊपर मैं लोड लगाऊंगा, उसका इलास्टिक स्ट्रेन मैं निकाल लूंगा, उसका क्रीप स्ट्रेन मैं निकाल लूंगा, उन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरा ये फैक्टर आ जाएगा थीटा। अब वो डिपेंड करता है हमारा लोडिंग के ऊपर, एट द एज ऑफ द लोडिंग की भी हमारा कितना फैक्टर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। अब थीटा की जो वैल्यू है वो अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग मेंशन कर रखी है। डेज, सबसे पहले है 7 दिन के लिए, फिर है 28 दिन के लिए, फिर है 1 साल के लिए। अब 7 दिन के लिए जो मेंशन है वो वैल्यू है 2.2, जो निकलती है हमारा कैलकुलेशन के बाद। अब 28 दिन पे ऊपर जो क्रीप कोफिशिएंट आता है वो आता है 1.5, एंड 1 ईयर के ऊपर हमारा आता है 1.1। अब उसके बाद ये डिफरेंट कोड्स में, जैसे IRC है, इंडियन रोड कांग्रेस कोड है, बेसिकली हाईवेज के लिए यूज होता है, तो उसमें ये क्रीप के लिए उन्होंने काफी अच्छे से दे रखा है। पर एक चीज ये है, इसमें एक फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं क्रीप रिकवरी। जिसे, जैसे मान लीजिए हमने अगर लोड रिमूव कर दिया, जैसे हम कहते हैं इलास्टिक रिकवरी होती है। इलास्टिक बेसिकली क्या होता है कि हमने कुछ मटेरियल को स्ट्रेस किया पर वो अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर दोबारा से आ जाए, दैट इज नोन एज इलास्टिक मटेरियल। अब जो क्रीप हमारा मटेरियल है, क्रीप स्ट्रेन है, बेसिकली क्रीप भी तो रिकवर करेगा किसी टाइम पे, पर वो बहुत ज्यादा स्लो होता है और कंप्लीट रिकवरी नहीं होती, पर परमानेंट डिफॉर्मेशन जरूर रह जाती है। इसलिए उस फैक्टर को ज्यादा कभी ज्यादा
मतलब जैसे हम कहते हैं कि ज़्यादा देखा नहीं जाता, ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। अब वो कंक्रीट जो मटेरियल है वो ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मतलब क्या है कि वो जल्दी टूट सकता है। एंड जो स्टील की प्रॉपर्टी है, स्टील डक्टाइल होता है। सो इन दोनों के मिक्सचर के साथ हम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट यूज करते हैं, ताकि हम जो कंक्रीट है उसकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फायदा ले सके, ताकि उसको दबा सके, वो अच्छा रहे, पर वो डक्टाइल प्रॉपर्टी उसकी नहीं होगी, डक्टिलिटी नहीं होगी। एंड जो कंक्रीट है, कंक्रीट की सॉरी जो स्टील है, स्टील की हमारी अच्छी डक्टिलिटी होगी। एंड इन दोनों को मिला के हम एक मटेरियल बनाते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। अब कंक्रीट जो है वो अच्छा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, तो बहुत अच्छा है। अगर हम उसके ऊपर वर्टिकल लोड लगाएंगे वो कुछ नहीं करेगा। पर अगर हम करें भी इसको, हम अपोजिट, अगर इसके इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगाएं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, तो ये टूट सकता है। अब ये भी दो तरीके का है, एक है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और एक है फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सर बेसिकली होता है कि जब ऊपर से हम कहें भी एक मूवमेंट की वजह से लग रहा है, वो फ्लेक्सर की वजह से आ गया। अगर हम डायरेक्टली उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब कोड ने दे रखा है कि कंक्रीट के अंदर भी कुछ टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है, बट किस केस पे? सिर्फ फ्लेक्सर के केस में। डायरेक्ट के केस में आप नहीं ले सकते उसको। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कुछ नहीं है इसकी। पर फ्लेक्सर जो है, वो कोड ने मेंशन कर रखी है एज पर IS 456। वो उसने कितना दिया है? वो उसने दिया है 0.7 रूट ऑफ FCK। लेट अस सपोज मैं कहूं कि मेरा M25 के लिए कितना है, तो स्क्वायर रूट कितना आ गया मेरा 5.7 इंटू 5, दैट विल बी 3.5 MPa। So this is a flexure tensile strength of the concrete. अब इसके बाद ये तो हमारा जो कुछ था ये है कंक्रीट का। अब इसके बाद हम आ जाते हैं स्टील के ऊपर, क्योंकि कंक्रीट तो एक प्रॉपर्टी हमने इसकी कैलकुलेट कर ली है। अब स्टील के ऊपर देखते हैं अब इसमें क्या दे रखा है, क्या नहीं है। मतलब दोनों की ही प्रॉपर्टी हमें मेंशन करनी पड़ेगी ना साथ साथ में। अब जो हमने पढ़ा वो है कंक्रीट के रिगार्डिंग। अब आ जाते हैं हम स्टील में। सो बेसिक प्रॉपर्टी किस, जैसे हम कंक्रीट की हम बात कर रहे थे कि कंक्रीट की एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। कंक्रीट की जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो उन्होंने मेंशन कर रखी है कि ये वाली हमारी है। एक्चुअल में ये है, एज पर कोड है कि ये यहाँ पे जाके बेसिकली फेल कर देती है। अब अगर मैं स्टील की बात करूं, तो स्टील में अगर स्टील की अगर आप रिकॉल करें, आई थिंक 11th या 12th में हम ये पढ़ते थे, इंजीनियरिंग में भी हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील कैसी होती है, अगर उसकी शेप याद करें। सो अगर उसकी शेप याद करें, सो दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ यील्ड पॉइंट, दिस इज अ इलास्टिक पॉइंट, और उसके बाद ये फेलियर पॉइंट आ जाता है। जैसे कंक्रीट को हम क्लासिफाई कर रहे थे, जैसे M20, M25, M30, M35। सो इसको जो हम नोट करते हैं वो लिखते हैं FE। और मैं अगर लिख रहा हूं इसको FE 250। सो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊंगा UTM के ऊपर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर, सो जो मेरा यील्ड पॉइंट है वो 250 के ऊपर आएगा। सो मेरा जो ये पॉइंट होगा बेसिकली, ये कितना हो जाएगा? 250। मार्केट में हमारे तीन ज़्यादा अवेलेबल चलते हैं,
250 तो बहुत कम है, मिल जाता है फिर भी, पर रेयर ही मिलता है ये भी अभी। मतलब रीबार्स की बात कर रहा हूँ, अगर स्टील में है तो इसमें फिर 250 जो स्टैंडर्ड सेक्शंस है वो इसी में आते हैं हमारे। फिर आ जाता है 415, फिर आ जाता है 500। सो ये 3 मेन है हमारे। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसी स्ट्रेस टेन कर्व की बात करूं, तो इस स्ट्रेस टेन कर्व में बेसिकली अगर ये मेरा 250 है, तो अगर मैं Fe415 का बनाऊं तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा। इसका जो यील्ड पॉइंट है वो 415 आ जाएगा। अब इसका कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब ये भी अगर जैसे हम उसमें पढ़ रहे थे कि ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, ये ऑर्डिनरी कंक्रीट है, तो ये भी आ जाता है कि ये एक तो है ये माइल्ड स्टील, माइल्ड के बाद फिर मीडियम, मतलब माइल्ड और मीडियम टेंसाइल स्टील, उसके बाद फिर आता है हमारा हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, HYSD बार्स। अब जो अब चल रहे हैं वो है, आपने देखे होंगे TMT बार्स। सो माइल्ड स्टील मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि माइल्ड स्टील का मतलब क्या है कि हमारा जिसकी स्ट्रेंथ कम हो। सो बेसिकली अगर मैं देखा जाए, सो जो 250 है वो हमारा इस रेंज में आ जाता है। उसके बाद हमारे जाते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ दैट मींस व्हिच हैव अ हाई यील्ड स्ट्रेंथ, सो दैट इज अ 415 इस रेंज में आता है, और 500 इस रेंज में आता है। जो TMT बार्स है इसमें क्या है, 415 भी इसमें बनता है, 500 भी इसमें बनता है, 515 भी बनता है। सो इसमें और स्ट्रेंथ हम अचीव कर सकते हैं। अब ये बात है कि जो अब आयरन की जो हमारी कॉम्पोजिशन है वो तो सेम ही है, तो ऐसा क्या बढ़ा रहे हैं उस चीज में हम, ऐसा उसमें क्या ऐसा उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हम बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा यील्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट का, सॉरी स्टील का इंक्रीज कर रहा है। सो दैट इज नोन एज अ कार्बन कंटेंट। सो कार्बन कंटेंट हम उस चीज में क्या करते हैं कि काफी ज्यादा बढ़ता है। पर एक चीज इसका यह है कि जैसे ही हम इसकी कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं यील्ड स्ट्रेंथ जरूर बढ़ जाती है, पर इसके साथ में इसका क्या होता है हमारा कि इसकी ब्रिटलनेस भी बढ़ जाती है। जो उसकी ब्रिटलनेस है, बेसिकली अगर मैं ब्रिटल की बात करूं, सो व्हाट इज द ब्रिटल, सो दैट हैव अ टेंडेंसी टू fracture, or we can say that have a tendency to break suddenly with a little under stress. अब इसमें क्या है कि जो TMT बार्स होते हैं हमारे, अब माइल्ड स्टील में इसीलिए 250 है, माइल्ड स्टील में अगर मैं कार्बन कंटेंट इंक्रीज करूंगा तो मेरा इसका ब्रिटलनेस भी बढ़ जाएगी। अब कंक्रीट भी ब्रिटल है, ये भी मैं ब्रिटल बना लूं, मेरा तो जिसे हम कहते हैं कि फेलियर जरूर होगा ही होगा उस चीज का। इसकी वजह से फिर हाई, अब उसके बाद फिर हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स बने। अब जो हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स हैं उनकी भी एक लिमिटेशन है हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स की, कि वो 500 तक तो बना सकता हूँ, बट 500 के अगर मेरे को ऊपर जाना है फिर ये भी ब्रिटल बन जाएगा, फिर मेरे को दिक्कत आएगी। उसकी वजह से फिर हमने क्या किया, हमने TMT बार्स बनाए। जो TMT बार्स हैं इसमें हम यील्ड स्ट्रेंथ हमारी बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है, और ये ब्रिटल ऐसा क्या है कि जो इसमें ब्रिटल नहीं होगा। सो इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा, सो बेसिकली जो इसका क्रॉस सेक्शन आएगा मेरा वो आएगा ऐसा। ये मेरा स्टील बार है, इसके अंदर ये मैं क्या करूंगा, इसकी जो आउटर कोर है इसको तो हार्ड कर दूंगा, ये इसको टफनेस प्रोवाइड करेगी। इसके बाद इसके अंदर क्या होगा, ये डक्टाइल होगा, और करोजन ना हो इसकी वजह से इसके ऊपर क्या होगा, एक
एक एंटी करोसिव कोटिंग भी होगी। मतलब ये टफ होगा हमारा, ये हार्ड होगा हमारा, ये डक्टाइल होगा हमारा, और ये एंटी करोसिव कोटिंग हो जाएगी इसके ऊपर। पर आपने इस चीज में स्ट्रेस टेंशन कर्व में देखा होगा कि जैसे मैंने ये टीएमटी बार का बनाया है, तो अब इसमें यील्ड पॉइंट कोई ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली मिल ही जाता है। इसमें ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ करके होता है। इसकी जो स्ट्रेस टेंशन कर्व बनती है टीएमटी बार्स की। तो अब इसकी यील्ड स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो दैट इज अनदर क्वेश्चन। सो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज ये हमारा ये स्ट्रेन है और ये हमारा है स्ट्रेस का एक्सिस है। तो स्ट्रेन के 0.002 पे हम एक लाइन बनाना शुरू करते हैं, और जहां पे जाके ये कोइंसाइड कर जाती है हमारे स्ट्रेस टेंशन कर्व के साथ, सो दिस इज अ पॉइंट दैट इज नोन एज अ Fy। अब जो टोटल स्ट्रेन है हमारा, अब ये हमारा आ गया उस पॉइंट के ऊपर हमारा स्ट्रेन आ गया। सो यील्ड पॉइंट जब उसका कोई क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता, तो यील्ड पॉइंट कैसे मिलता है? यील्ड पॉइंट मिलता है हमें प्रूफ स्ट्रेन के ऊपर ऑफ 0.002 या 0.2%, हम उसको दोनों कह सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा लार्जर व्यू में बनाऊं तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो जो ये पॉइंट होगा मेरा, ये होगा 0.2%, सो दैट मीन्स 0.002। अब ये हो जाएगा मेरा एडिशनल स्ट्रेन, दैट मीन्स अ स्ट्रेन at yield strength. So stress upon strain is equal to modulus of elasticity. So basically अगर मैं बात करूं strength upon strain is equal to modulus of elasticity, तो yield stress upon modulus of elasticity प्लस जो प्रूफ स्ट्रेन हमारा है 0.002, so this part plus this part, so that is a, मैं कहूं तो ये स्ट्रेन है मेरा स्टील का ऑफ पर्टिकुलर yield स्ट्रेंथ के लिए। लेट अस सपोज अगर मैं कहूं कि मेरा Fe 500 है, मैंने 500 चूज किया है, सो उसका Fy कितना आ जाएगा मेरा yield स्ट्रेंथ 500। ये कितना हो जाता है मेरा E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ प्लस 0.002, so that will be equal to 0.0045। सिमिलरली अगर मैं Fe4O5 के लिए चेस्ट चूज करूं तो वो कितना हो जाएगा 0.004। सो ये हमारा है स्टील के बाद। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो हम इस टॉपिक होगा हमारा लिमिट स्टेट मेथड। अब कंक्रीट के बारे में हमने पढ़ लिया, स्टील के बारे में हमने पढ़ लिया, और अब इसके बाद अब इसको यूज कहाँ पे करना है, कैसे हम इसकी इन दोनों के प्रॉपर्टीज के साथ में कौन सा मेथड है जिसके साथ हम बिल्डिंग्स या ब्रिजेस कुछ भी कैसे डिजाइन करते हैं। सो दैट इज अ लिमिट स्टेट मेथड, सो दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक।